हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसू वर्मा और मैं करेंटली आईटी रुड़की का स्टूडेंट हूँ। ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आइए अपने लेक्चर के इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। देखिए, ये लेक्चर थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि ये लेक्चर क्लास 10th 11th 12th फॉर बीएससी और एमएससी सबके लिए कॉमन है। सारे स्टूडेंट से देख सकते हैं क्योंकि इस लेक्चर में मैं मैथमेटिक्स नहीं यूज़ करने वाला हूँ। सिर्फ मैं 20% मैथमेटिक्स यूज़ करूँगा और 80% थ्योरी यूज़ करूँगा, जो कि थ्योरी सबके लिए कॉमन है, सारे स्टूडेंट देख सकते हैं। मैं इस लेक्चर में बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपने जो मैथमेटिक्स की इक्वेशंस पढ़ी, आप लोगों ने जो फिजिक्स में फार्मूले पढ़े, है ना, फिजिक्स में इक्वेशंस पढ़ी बहुत सारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हर ब्रांच में आप लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी। आप लोगों को लगता है कि ये इक्वेशंस जो है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पास करने के काम आती हैं, सिर्फ हम लोग इनको पढ़ के बस थोड़ा सा अपने एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन पा सकते हैं, बस दैट्स इट। और आपको इक्वेशंस बोरिंग लगती हैं, कितने फार्मूले रटें, कितने इक्वेशंस रटें, आपको लगता है इनका रियल लाइफ में हमारे दुनिया से इनका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ हमारी बुक तक सीमित हैं। पर नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक छोटा सा इक्वेशन, एक छोटा सा टर्म, है ना, एक टर्म फिजिक्स में इतना सारा रिवॉल्यूशन मचा सकता है, आपकी दुनिया में इतना सारा रिवॉल्यूशन मचा सकता है। आपको मैं दिखाऊंगा कि आज आपके सराउंडिंग की कितनी चीज़ें उस छोटे से मैथमेटिक के इक्वेशन की वजह से हैं। मैं आपको और स्पेसिफिक होके बताता हूँ कि पहले से मैं आपको पता है कि पहले से एक इक्वेशन थी, मैं आपको सारी चीज़ें भी करके दिखाऊंगा। पहले से एक इक्वेशन थी, मैक्सवेल साहब आए और उस इक्वेशन को देखा कि उन्होंने गलत है, उसमें उन्होंने एक टर्म ऐड किया जिसको आप लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से। और वो डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म इतना रिवॉल्यूशन मचाया उसने फिजिक्स में कि उसी टर्म की वजह से आज हम लोगों को ये पता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ होती है। हमें ये एकदम कंफर्म पता चली ये चीज़ें उसी टर्म की वजह से। हमें उसी टर्म की वजह से आज हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, जनरल रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं। उसी टर्म की वजह से हमारा क्वांटम फिजिक्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं। वो टर्म ना होता तो शायद आज हम लोग रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स ना पढ़ रहे होते। आज भी हम लोग 100 साल न जाने कितना फिजिक्स में पीछे होते। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने उस टर्म पर, कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज़ करूँगा और ये मैथमेटिक्स बीएससी लेवल की है ना, तो जो 12th के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं जिनको ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है, हालांकि 12th के, हाँ ठीक है, जिन्हें ये मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप वीडियो देखते रहिए। बस ये 5 मिनट का काम है मैथमेटिक्स में करके, फिर आपको थ्योरी समझ में आएगी। मैं आपको पूरी लाइट की हिस्ट्री बताऊँगा, कैसे न्यूटन ने लाइट की थ्योरी दी, फिर हाइगन्स ने आए लाइट को एक्सप्लेन किया, फिर मैक्सवेल आए, फिर यंग आए, फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, फिर आइंस्टीन आए, फिर प्लैंक आए। कैसे लाइट का इतना बड़ा इतिहास रहा है, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। कैसे क्वांटम फिजिक्स का ओरिजिन हुआ, कैसे स्पेशल थ्योरी का रिलेटिविटी आइंस्टीन के दिमाग में आई, मैं सारी चीज़ें आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से नहीं थी। मैक्सवेल के काम पे हम लोग बात करते हैं कि मैक्सवेल ने क्या किया। थ्योरीज हमारे पास पहले से थी, हम लोगों को ये पहले से बात पता थी कि E.dA, हाँ, इसे हम लोग कहते हैं फ्लक्स। किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जो होता है वो होता है ρ/ε0। रो क्या है? इसके अंदर का चार्ज डेंसिटी, है ना, उस सरफेस के अंदर का चार्ज डेंसिटी। ये हमें पहले से पता था। मैक्सवेल साहब ने सिर्फ क्या किया, मैक्सवेल साहब ने आप लोगों ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम है, 12th में नहीं है, 12th से ऊपर है, बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम है जिसमें हम लोग इस एरिया के इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम। इस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कि कोई भी अगर हमारा वेक्टर है, सपोज हमने पी वेक्टर है ना, इसका अगर हम सरफेस इंटीग्रल लें तो ये हमारा इक्वल होता है इस वेक्टर का डाइवर्जेंस। ये साइन है डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस ऑफ पी और वॉल्यूम। इस एरिया से जो वॉल्यूम अंदर घिरा हुआ है, इसमें डाइवर्जेंस ऑफ पी को वी के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए कितनी ब्यूटीफुल इक्वेशन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, अगर ये हमारा एरिया कुछ ऐसा होता है ना, ये कुछ ऐसा होता, तो देखिए इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस बदल रहा है हर जगह पर, और इस पर नॉर्मल देखिए ये है, और ये देखिए थीटा भी हर जगह पर बदल रहा है ना, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ये है, पर इस पर नॉर्मल ये थीटा बदल रहा है, आर बदल रहा है। तो ये वेक्टर को एरिया के साथ इंटीग्रेट करना काफ़ी टफ हो जाता। पर हम लोग किसी भी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस लेते हैं तो क्या होता है, डाइवर्जेंस लेने पर कोई भी वेक्टर स्केलर में बदल जाता है। अब स्केलर का इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है।
अब देखिए ये चीज़ इस पर अप्लाई करिए। देखिए ई की जगह पी है, पी की जगह ई रखिए। इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, ये हमारा कैसा बदल जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज वी इज इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देखिए एक ऐसा स्पेस है, ये स्पेस जैसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब खाली स्पेस है, मतलब यहाँ पर रो क्या है, जीरो, रो इज इक्वल टू जीरो। कैसा स्पेस, फ्री स्पेस है ना, फ्री स्पेस। तो हम लोगों की ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वल टू जीरो, ई डॉट डी ए इक्वल टू जीरो। अब ई डॉट डी ए इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा जीरो ना। अब ये जीरो कब होगा, जब हमारा ये टर्म जीरो हो, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ गई। ये मैक्सवेल का डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो, ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है ना। मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस हैं, ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। 12th और 10th के बच्चों को बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बाकी उन्हें आगे सब कुछ समझ में आएगा। समझ रहे हैं आप। तो मैं आगे अब मैक्सवेल के इक्वेशंस को डिराइव नहीं करूंगा, क्योंकि फिर मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ना, वो हम कभी और किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आज मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं उसी पे फोकस करूँगा, ठीक है। तो अब मैं मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस लिख देता हूँ। देखिए पहला मैक्सवेल का इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये हमारी फ्री स्पेस के लिए है इक्वेशन, फ्री स्पेस है ना, फ्री स्पेस जहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, स्पेस है, एयर कह सकते हैं ना, ऐसी जगह पर डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। फिर आता है हमारा कर्ल, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू हमारा होता है डेल ई बाई माइनस डेल ई बाई डेल टी। फिर हमारा तीसरा इक्वेशन आता है डाइवर्जेंस ऑफ बी, ये भी हमारा होता है जीरो। फोर्थ इक्वेशन आता है हमारा कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा मैंने फॉल्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बी से रिलेटेड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर हमारा बी है इधर, तो इधर भी इधर हमारा ई होगा। ठीक है, ये सही है ना। चलिए ये हमारी 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन हैं। आप लोग जानते हैं थोड़ा सा और इसमें देखिए, आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का जब आप लोगों ने 12th में पढ़ रखा है, मैग्नेटिक वाला चैप्टर हम जो लोग स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों ने एक एम्पियर्स का लॉ पढ़ा है, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना। इसी लॉ को अगर हम लोग मैक्सवेल के टर्म में बदलें तो हम लोग लिखते हैं कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ठीक, देखिए आप म्यू नॉट जे है ना, यही इक्वेशन गलत था। जो पहले एम्पियर ने इक्वेशन दिया था कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, यही इक्वेशन गलत था। इस इक्वेशन में मैक्सवेल ने क्या किया, आकर मैक्सवेल ने देखा और उसमें एक टर्म और जोड़ दिया, क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। देखिए ये टर्म, यही टर्म तो इसमें ऐड किया। अच्छा, म्यू नॉट जे मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा प्लस में, टोटल इक्वेशन तो ये है, पर फ्री स्पेस, जहाँ पर इस स्पेस देखिए, यहाँ पर ये स्पेस है, यहाँ पर कोई करंट वगैरह नहीं है, यहाँ पर कोई करंट नहीं है, इसलिए करंट डेंसिटी, ये जे जो है हमारा टर्म है, ये दिखाता है करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर कोई करंट नहीं है, तो करंट डेंसिटी जीरो है, तो ये टर्म मैंने इसमें जीरो ले लिया। मैंने बताया ना सारी इक्वेशन फ्री स्पेस के लिए है ना, तो ये टर्म मैंने जीरो ले लिया। और ये टर्म जो है ये मैक्सवेल ने ऐड किया, इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसे हम लोग, इस टर्म को जो हम लोग कहते हैं, इसको अलग से आप लिख लीजिए। यही टर्म है जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन जिसने मचा दिया, पूरी फिजिक्स को हिला के रख दिया। इसी टर्म को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, इस टर्म को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो आपको 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन पता चल गई, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स और 4 इक्वेशन हमें पता चल गई। ओके, अब आप लोगों को पता है, ये क्लास 10th और 12th वाले बच्चों को भी पता है कि कोई भी वेव इक्वेशन, आप लोगों ने जानते हैं कि वेव इक्वेशन कैसी होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये भी एक वेव इक्वेशन है ना। y इक्वल टू ए ई की पावर आई ओमेगा टी, ये भी एक वेव इक्वेशन है ना। y इक्वल टू, इसे y1 लिख लिया, इसे y2 लिख लिया, इसे y3 लिख लिया, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये सब क्या है, वेव इक्वेशन है। और हमें पता है कि वेव के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको वो होती है हमारी
डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, है ना, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी डेल स्क्वायर। ये हमारा जो है ये वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। कोई भी वेव चाहे वो जैसी फॉर्मेट की हो, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, उसको क्या वो अगर वेव है एक्चुअली, अगर वो वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करना ही करना पड़ेगा। आप रख के देख सकते हैं, ये उठा के यहाँ पर रखिएगा तो ये टर्म इस टर्म के बराबर आ जाएगा, ये उठा के आप अगर रखेंगे तो ये टर्म के बराबर आ जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन जो ऐसा जो इसको सेटिस्फाई करे वो क्या होगा, वेव इक्वेशन होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का मैक्सवेल साहब ने कैसे ये प्रेडिक्ट किया कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पहली बार हमें पता चला था कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पहली बार हमें पता चला एग्जैक्टली कि लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ होती है। ये हमें कैसे पता चला, चलिए देखते हैं। ये इक्वेशन मैं लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रफ करके ऊपर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको याद रखिएगा, अभी ये काम आएगा। डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन का जरा कर्ल लीजिए एक बार और, इस पर कर्ल अप्लाई कर लिए तो क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ई। इसका हमने एक बार और कर्ल ले लिया तो उधर क्या हो गया, माइनस कर्ल ऑफ डेल बी बाई डेल टी, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल बी बाई डेल टी को बाहर कर लिया, माइनस डेल बाई डेल टी, कर्ल को अंदर भेज दिया। ठीक, और इधर देखिए कर्ल ऑफ, हमें पता है फार्मूले के थ्रू कि किसी भी वेक्टर का कर्ल, ए वेक्टर कोई है हमारा सपोज, तो एक फार्मूला होता है हमारा कि ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर माइनस लाप्लासियन ऑफ दैट वेक्टर, है ना। तो अब जरा ए की जगह ई रखिए तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस ई इज इक्वल टू क्या, माइनस डेल बाई डेल टी। और देखिए कर्ल ऑफ वी, इस इक्वेशन से कर्ल ऑफ बी की हम लोग वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा ना। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ई हमेशा क्या होता है, जीरो, स्पेस में, फ्री स्पेस में, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, क्या बचा हमारे पास, देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस, है ना, तो आया हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बी बाई डेल टी। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ यहीं से है। एक बार और इसे आप समझ लीजिए, आराम से देख लीजिए एक बार, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर का रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए, अच्छा इसको हम लोग क्या, अगर डेल स्क्वायर एफ, इसको पता है ना आप लोग कैसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है डेल स्क्वायर, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए फंक्शन का, प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल जेड के रिस्पेक्ट में, है ना। पर हम लोगों ने एक 1D वेव को कंसीडर किया, हमने माना कि वेव जो है वो ऐसी जा रही है ना, 3D वेव नहीं है। 3D वेव एक साथ तीनों डायरेक्शन में चलती है। आप लोगों ने पर ऐसी वेव देखी है ना, तो हम ऐसी वेव लेकर चलते हैं, जैसे स्ट्रिंग में एक वेव है ना। 3 डायमेंशनल वेव आपको टफ पड़ जाएगी थोड़ी, हालांकि सब कुछ 3 डायमेंशन के लिए भी सही है, पर हम लोग आसान करने के लिए, तो अगर हम लोग 1 डायमेंशनल वेव लेंगे तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, वाई जेड वाले कंपोनेंट सब जीरो हो जाएंगे। तो इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख लिया, डेल स्क्वायर एफ की जगह क्या है, ई, है ना। तो इसको हम लोग कैसे, तो हमारा क्या फार्मूला बन गया, देखिए डेल स्क्वायर, सॉरी हमारा बन गया डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। देखिए क्या आपको ये वेव इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा है, जैसा मैंने पहले प्रूफ किया था, देख रहे हैं आप,
जरा कंपेयर करिए, ये टर्म देखिए, ये टर्म एग्जैक्टली, और ये टर्म एग्जैक्ट वैसा है ना, y की जगह हम लोगों ने क्या ले लिया e, और 1 इसको जरा कंपेयर करिए दोनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करिए तो क्या आएगा हमारा 1 मैं इसे नीचे को और रफ कर देता हूँ, आएगा हमारा 1/v² इक्वल टू क्या आ गया μ0 ε0। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें, v को ऊपर ले जाएं तो क्या मिल जाएगा v इक्वल टू 1/√μ0 ε0। आप μ0 की वैल्यू जानते हैं, आप लोगों ने मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, μ0 इक्वल टू होता है 4π × 10⁻⁻7, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अगर इनकी वैल्यूज़ आप लोग यहाँ पर रख दें तो आपको क्या मिलेगा पता है, v, इसको हम c भी लिख लेंगे, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 × 10⁸। ठीक, मैक्सवेल साहब ने ये सब किया और इस रिजल्ट पर पहुँचे। पर फिर मैक्सवेल ने सोचा कि मैक्सवेल के काम से पहले भी लाइट की जो है वेलोसिटी को मेज़र किया जा चुका था। लोगों ने लेंस वगैरह लगा के एक पहाड़ी पर लेंस लिया, दूसरी पहाड़ी पर एक मिरर लेके खड़े हुए, ऐसे बहुत से तरीक़ों से लोगों ने 50 एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें लाइट की स्पीड को मेज़र किया गया था। लोगों को पता चल गया था कि लगभग जो है इसका कुछ ऐसे ही होता है, 3.8 10⁸ ऑर्डर का ही होता है, मीटर पर सेकेंड, है ना, इसी ऑर्डर का होता है। और मैक्सवेल ने जब ये इक्वेशन प्रूफ किया तो इन्होंने देखा कि फ्री स्पेस में, मैंने बताया ना सब फ्री स्पेस के लिए था, फ्री स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ना, तो वो उसका चलने का स्पीड क्या होगा 3 × 10⁸। आप लोगों ने देखा मैथमेटिक्स की इक्वेशन से कि उसका वेलोसिटी क्या होगा इतना। तो मैक्सवेल ने आइडिया लगाया कि लाइट का वेलोसिटी भी लगभग इतना ही होता है। इसका मतलब कि फ्री स्पेस में कोई चीज़ अगर इस स्पीड से चल सकती है तो वो क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। तो इस आधार पर मैक्सवेल ने आइडिया लगाया कि लाइट भी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पहली बार किसी ने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ पर हमें पता चला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी हुई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी हुई है लाइट। और दूसरी चीज़ कि उसकी वेलोसिटी, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। ठीक है, देख सकते हैं आप। और एक चीज़ और आप महसूस करिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला दिया गया था स्टार्टिंग में, उसमें μ0 जो है वो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिसाइड किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला था उसमें 1/4πε0 होता है ना, ε0, उसको कैसे किया गया, तो बड़े बड़े से गोले लिए गए चार्ज के, उनके बीच हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना। और आप सोचिए कि इन कांस्टेंट ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। इन छोटे छोटे कांस्टेंट जिनको हम लोगों ने सिर्फ क्या इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया था कि हमारे इक्वेशंस बैलेंस हो जाएं, और उन बैलेंस करने वाले छोटे ये सब कांस्टेंट जिन्हें आप लोग हो सकता है बकवास समझते हो, इन लोगों ने इतना बड़ा रोल प्ले किया, पूरा एक्सप्लेन करके रख दिया सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करके रख दिया। ठीक, अब यहाँ से हम लोगों की अब 10th-12th वाले बच्चे भी आगे सब समझ सकते हैं। हालांकि ये सब बच्चे 12th वाले 10th के बच्चों को भी समझ में आई होंगी ये सारी चीज़ें, ये मैथमेटिक्स समझ में ना आई होगी तो कोई बात नहीं है ना। अब हम लोग देखिए, अब बात आती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें, मैं इसे रफ कर देता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट होंगी। आपको पता है कि देखिए ये मैक्सवेल के इक्वेशंस क्या बताते हैं कि लाइट का वेलोसिटी हमेशा क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे न्यूटन साहब आए थे, न्यूटन का जन्म कब हुआ था पता ही होगा आपको, 1643 में, है ना। जब न्यूटन साहब आए थे उन्होंने लाइट का हमें बताया था, पहली बार किसी ने बताया था कि लाइट जो है 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन को समझाया। न्यूटन्स ने अपनी थ्योरी दी थी लाइट को, न्यूटन्स कॉर्पिक्यूल थ्योरी उसे हम लोग कहते हैं ना। उन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, न्यूटन का थ्योरी ये था। ठीक, और न्यूटन ने कहा कि अगर लाइट
देखिए आप एक एग्जांपल समझिए, आप लोगों देखा होगा बस जो है, अगर मान लीजिए रास्ते पर आप चलते होंगे तो बस अगर मान लीजिए जा रही है कोई 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, है ना, आप कार में बैठे हुए हैं, आपकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, तो आपको बस की स्पीड जो है, बस में बैठे लोग सिर्फ उनकी स्पीड आपको 20 मीटर पर सेकंड दिखेगी, आपको उतना तेज़ चलते हुए नज़र नहीं आएंगे कि वो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं ना। तो न्यूटन साहब ने कहा था कि अगर लाइट यहाँ से एक टॉर्च है, ये टॉर्च है हमारी ना, यहाँ से लाइट निकली तो इसकी स्पीड कितनी, c, है ना, और अगर आप जो है किसी ऐसे विमान पर बैठे, किसी ऐसे प्लेन पर बैठ जाएं जिसकी स्पीड क्या हो, c/2 आधी, तो आपको लाइट की वेलोसिटी, लाइट के तरंग को आप देख पाएंगे, उसकी वेलोसिटी आपको सिर्फ कितनी लगेगी, c/2, या फिर आपकी वेलोसिटी भी c है, तो आप देखेंगे कि इधर बगल में आपकी तरंग चल रही है, लाइट वेव चल रही है, इधर आप चल रहे हैं, आपके साथ साथ वो चलेगी, है ना। ये कहा था न्यूटन साहब ने। अच्छा, ऐसा होना भी चाहिए, हमें देखिए रिलेटिविटी ऐसा ही तो होना चाहिए, सब कुछ ऐसा ही है ना। पर मैक्सवेल्स की इक्वेशन ये नहीं बताती थी। मैक्सवेल्स की इक्वेशंस दिखाती थी कि कभी भी किसी भी फ्रेम में आप हों, चल रहे हो, बैठे हुए हो, रुके हुए हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, लाइट की वेलोसिटी हमेशा और हमेशा कितनी होनी चाहिए, 3 × 10⁸ ये एक फिजिक्स में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। मैक्सवेल्स की इक्वेशंस न्यूटन की इक्वेशंस को गलत कर रही थी। तो अब एक दिक्कत थी, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा या तो न्यूटन की थ्योरी गलत है या तो मैक्सवेल की थ्योरी गलत है। ठीक, अब यहाँ पर पूरी फिजिक्स स्टॉप हो गई। अगर मैक्सवेल की थ्योरी गलत होती तो फिर फिजिक्स में बड़ी दिक्कतें आ जाती। अगर न्यूटन की थ्योरी गलत होती, अब न्यूटन की थ्योरी पर लोगों को बड़ा यकीन था। क्यों यकीन था? आप सोचिए, न्यूटन का थ्योरी था F = ma, ये इक्वेशन न्यूटन ने दी थी। इसी इक्वेशन से हम लोगों ने 1969 में अमेरिका ने रॉकेट को चांद पर पहुंचा दिया था, इसी इक्वेशन की बदौलत, है ना। अब मतलब न्यूटन की थ्योरी बहुत ही, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही पावरफुल इक्वेशंस थी, उस पर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स इतने सारे कर लिए थे, सारी चीज़ें काम कर रही थी। अब यहाँ पर लेकिन दिक्कत थी, मैक्सवेल की इक्वेशंस भी जो है बहुत पावरफुल थी। अब दिक्कत आ रही थी कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। तो आइंस्टीन साहब आए। पहली बार आइंस्टीन ने कहा कि रुको, झगड़ा मत करो, कोई भी गलत नहीं है। एक्चुअली उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैक्सवेल गलत नहीं, न्यूटन गलत है, और यहाँ पर न्यूटन की थ्योरी फेल हो गई। और उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब आप कभी भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो आपको बुक में सबसे ऊपर लिखा मिल जाएगा, हेडिंग डालिए बच्चों, फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। वहाँ पर एक पॉस्टुलेट पहले लिखा दिया जाता है कि लाइट का वेलोसिटी जो है वो हमेशा ही हमेशा c होता है, वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ से एक लाइट बीम निकली, इसकी वेलोसिटी c है, आप भी c से अगर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लाइट की वेलोसिटी आपको 0 दिखने लगेगी, नहीं, लाइट की वेलोसिटी अब भी आपको c ही नज़र आएगी। सोचिए ये कितनी अजीब चीज़ है ना। ये तो एकदम हमारे इंट्यूशन से जो चीज़ें हमें समझ में आती, उसके एकदम उलट है ये चीज़, है ना। अगर आपकी वेलोसिटी c/2 है, आप आधे चल रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी आपको c/2 नहीं नज़र आएगी, इसकी वेलोसिटी आपको c ही नज़र आएगी। मतलब लाइट की स्पीड कभी भी धीमी तेज़ नहीं होगी आपके रिस्पेक्ट में। आप कितना भी तेज़ चलिए, आप c के लगभग एकदम पास हो जाए, बराबर c की रफ्तार से हो जाइए, तब भी इसकी रफ्तार c ही नज़र। अच्छा, ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता लोगों को क्यों होता है, बट ये होता है। पॉस्टुलेट का मतलब ही होता है कि आप उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, बस आप मान लीजिए। वो एक्सपेरिमेंट्स जितने किए गए वो उसको फॉलो करते हैं, उस पॉस्टुलेट को एक्सपेरिमेंटली देखा गया सही है, उसका कोई प्रूफ नहीं, वो आपको मानना पड़ेगा पॉस्टुलेट, क्योंकि वो गलत नहीं है, सारे एक्सपेरिमेंट उसको फॉलो करते हैं। ओके, तो आपको बात समझ में कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है हमारी एग्जिस्टेंस में कैसे आई, ऐसे हमारी पैदा हुई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, फिर आगे चलिए, इसे रफ कर देता हूँ। आई होप कि आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में आई होगी, कैसे ओरिजिन हुआ। अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे मैक्सवेल की थ्योरी ने ही क्वांटम फिजिक्स को जो है एक्साइट किया कि क्वांटम थ्योरी भी लाई जाए। आप लोगों को पता है कि सबसे पहले न्यूटन साहब आए। न्यूटन, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा नोट करिए, न्यूटन 1643 है ना, में इनका जन्म हुआ। न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट जो है क्या है, वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। फिर न्यूटन के बाद जो है वो आए हमारे कौन, न्यूटन साहब के बाद आए हमारे यंग। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने सुन रखा होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
है ना। यंग साहब आए, यंग ने फिर क्या कहा, यंग का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1773 में, 1773, है ना। यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया और यंग ने ये साबित कर दिया कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो तभी पॉसिबल है जब लाइट क्या हो, वेव हो। वेव के सिवा स्लिट वगैरह वाला एक्सपेरिमेंट कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और ये इतना सोचिए, उन्होंने मैथमेटिक्स भी उसके लिए डेवलप की और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके भी दिखा दिया। इसको तो फेल नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी डेवलप की वो एक्सपेरिमेंटली भी पॉसिबल थी, वो रियल लाइफ में भी हो रही थी वैसी, है ना। तो अब यहाँ से फिर से दिक्कत हो गई। इन्होंने कहा वेव, लाइट जो है वो वेव है। अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो गई। लोगों ने कहा कि भैया लाइट तो वेव ही है, न्यूटन साहब या तो गलत थे, पर न्यूटन साहब भी गलत नहीं हो सकते थे, उन्होंने तो रॉकेट उड़ाई थी अपने फार्मूले से, है ना। तो यहाँ पर बड़ी कंट्रोवर्सी थी, लोग बड़े कंफ्यूज थे कि क्या असलियत में है क्या। फिर आए हमारे मैक्सवेल साहब, फिर मैक्सवेल का जन्म जो है हुआ था 1831। मैक्सवेल साहब ने दे दिया ईएम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बना है, मतलब लाइट वेव है। अब इन दो लोगों ने सेम चीज़ को सपोर्ट किया कि लाइट जो है वेव है। अब न्यूटन साहब फेल होने लग गए। फिर क्या हुआ, अब ये दोनों लोग जो है अपना डोमिनेंसी दिखाने लगे कि जो है लाइट वेव है। फिर आ गए हमारे कौन, आइंस्टाइन। इन्होंने थ्योरी दे दी। इनका जन्म कब हुआ था, आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 1879। इन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, आप लोगों को पता होगा। इन्होंने एक थ्योरी पब्लिश की जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने, आपको पता है आइंस्टीन को इसी इफेक्ट पर, आइंस्टीन को रिलेटिविटी पर जो नहीं मिला था नोबेल प्राइज़, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था किस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने दिखा दिया, थ्योरी डेवलप कर दी उन्होंने कि ये तभी पॉसिबल है जब लाइट जो क्या हो, पार्टिकल हो। अब सोचिए, नोबेल प्राइज़ तक मिल गया उन्हें, पार्टिकल वाला नेचर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता था। फिर से लो सब गड़बड़ हो गया। फिर उन्होंने कह दिया पार्टिकल है, फिर बहुत सब लफड़ा हो गया। फिर आए हमारे मैक्स प्लैंक, यहाँ से ओरिजिन होता है हमारा क्वांटम फिजिक्स का। फिर आए हमारे मैक्स प्लैंक। इन्होंने 1901 ईस्वी में एक थ्योरी दी, डुअल नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने थ्योरी दी एक डुअल नेचर ऑफ लाइट। उन्होंने कहा रुको झगड़ा मत करो, लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन क्या है। लाइट दोनों चीज़ हो सकती है, वेव भी हो सकती है, पार्टिकल भी हो सकती है। इन्होंने ये थ्योरी, और पता है वेव और पार्टिकल दोनों हो सकती है। आप सोचिए ये कितनी अजीब बात है। कोई एक चीज़ आपसे कह दिया जाए कि आप जो है इंसान भी हैं और आत्मा भी हैं, आप बॉडी भी हैं और आप हवा भी हैं, ये कैसी बकवास अजीब चीज़ है। पर यही सत्य था। करंट टाइम पे हम जो लोग लाइट को मानते हैं वो यही मानते हैं कि लाइट जो है डुअल नेचर ऑफ लाइट जो है कोई भी पार्टिकल वो वेव भी हो सकता है और कोई वेव वो पार्टिकल भी हो सकती है। इसी बेसिस पर क्वांटम थ्योरी हमारी जो है पढ़ाई जाती है। आप लोगों को पता है कोई पार्टिकल है, ये अगर लगभग c की वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल जो हमारा ये वेव बन जाता है। कैसा वेव, ऐसा वेव, है ना। तो समझ में आई बात। यहाँ पर हमारा फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, डुअल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमारा क्या आया, क्वांटम फिजिक्स आया। इसने हम लोग सारी चीज़ों को समझाया कि कैसे कोई पार्टिकल वेव बन सकता है, वेव पार्टिकल बन सकता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आ गई होंगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ भी छूटी नहीं है मुझसे, मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं ना। हाँ, तो आप ये सारी चीज़ें सोचिए किस वजह से हुई, क्यों क्वांटम फिजिक्स वो सब पढ़ रहे हैं। अगर मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में ये टर्म ऐड ना किया होता, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो हमारा वो लाइट की स्पीड को प्रेडिक्ट ना कर पाते, लाइट की स्पीड का फार्मूला वो निकाल ही ना पाते, वो पता ही नहीं कर पाते कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ये काफ़ी एक्साइटिंग है ना। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, मैं बेसिकली मेरा पर्पज़ ये था कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको वो इक्वेशंस थोड़ी सी अच्छी, इस क्वेश्चन में मैजिक आपको नज़र आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस कितनी मैजिकल, कितनी पावरफुल हो सकती हैं।
तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे अगर लेक्चर्स और आगे चाहिए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, फिजिक्स के अपडेट्स, फिजिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए या आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।